नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीबीसी के खिलाफ बड़ा एक्शन, दिल्ली मुंबई दफ्तरों पर इनकम टैक्स की रेड, कर्मचारियों के फोन जब्त, बीबीसी का दफ्तर सील। बीबीसी दफ्तर पर आयकर के छापे से कांग्रेस बीजेपी आमने सामने, जमकर हो रही बयानबाजी। कांग्रेस ने कहा अघोषित आपातकाल, एडिटर्स गिल्ड ने कहा डराने की कोशिश है। अडानी मामले पर अमित शाह का आया बड़ा बयान, कहा ना कुछ छिपाने को है और ना ही डरने की जरूरत, विपक्ष को दिया करारा जवाब। पुलवामा हमले की बरसी पर कांग्रेस ने फिर उठाए सवाल, मोदी सरकार से पूछे 3 सवाल, साथ ही कहा इंटेलिजेंस फेलियर से शहीद हुए जवान। पाकिस्तान में फटा महंगाई बम, 270 रुपए लीटर दूध तो 800 रुपए केजी चिकन, 2500 में चाय की पत्ती, महंगाई से जनता काफी परेशान। आज की सबसे पहली खबर में बात बीबीसी के खिलाफ बड़े एक्शन की। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर बीबीसी दफ्तर पर आईटी की ये सर्चिंग चल रही है। आयकर विभाग के अफसरों ने सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए हैं, साथ ही कर्मचारियों से दफ्तर छोड़कर घर जाने के लिए कह दिया है। पूरे कार्यालय परिसर को सील भी कर दिया गया। साथ ही बीबीसी के लंदन हेडक्वार्टर को भी सर्वे की जानकारी दे दी गई है। अचानक से इतनी बड़ी रेड क्यों? देखिए, ये अचानक से नहीं है, ये पहले से ही कई बार नोटिस दी जा चुकी थी बीबीसी को, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। क्यों की गई कार्रवाई, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। बीबीसी लंदन जो ब्रिटेन में है, उसके 2 सर्विसेज है, एक जो ब्रिटेन को कैटर करती है और दूसरा इनका वर्ल्ड सर्विस है। जो लंदन में जिसको वो चलाते हैं, वो वहाँ की सरकार उसके लिए पैसे देती है। लेकिन ये जो बीबीसी वर्ल्ड सर्विस है, वो दरअसल एक कॉमर्शियल वेंचर है। दुनिया के 45 देशों में ये फैला हुआ है। तो हिंदुस्तान में ये किस तरह से काम करती है, तो ये बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ट्रस्ट के नाम से, ट्रस्ट बोलते ही समझ में आ गया कि ये एक एनजीओ है। मोदी सरकार क्या कह रही है? मोदी सरकार ये कह रही कि एनजीओ हैं आप, तो एफसीआरए कानून के हिसाब से आप पैसे बाहर से लेकर के आए, और जो पैसे जिस मद में, माने जिस चीज के लिए आप लाते हो, उसमें आप खर्च करो। ऐसा तो नहीं होगा कि आप कहो कि मैं गरीबों के मदद के लिए विदेश से पैसे आप लाएं और यहां पैसा कन्वर्जन के काम में लगा दें, तो आपको मोदी सरकार पकड़ लेगी। आपको हिसाब देना होगा, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा, और इसमें खामियां पाई गई तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे बहुत सारे विदेशी एजेंसी, बड़े बड़े लोग, एमनेस्टी इंटरनेशनल भाग गया दिल्ली, भारत छोड़ के। क्यों? यही गड़बड़ियां कर रहा था। अब ये लोग बाहर से बैठ करके आर्टिकल लिखते हैं, भाई डेमोक्रेसी नहीं, भाई डेमोक्रेसी है, नियम कानून है। यहाँ पे आप बीबीसी हैं, इसका मतलब आपको चोरी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कहां का पैसा किस चीज में लेकर के आ रहे हो, यहां किस चीज में खर्च कर रहे हो, यह सरकार बाकी एनजीओ को जिस कानून के हिसाब से तौलती है, आपके लिए क्या स्पेशल कानून दिया जाए? तो इसी की तहकीकात हो रही थी। 1 साल से लगातार इनको कई बार नोटिस दिए गए थे कि आप बताएं, जानकारियां दें। बीबीसी को लगा कि हिंदुस्तान अभी भी ब्रिटेन का कोई गुलाम मुल्क है। बेवकूफ़ी इस तरीके से आप करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी ही। अब सवाल यह है कि बीबीसी को अब यह बताना पड़ेगा कि किस किस चीज़ के तहत कहां से आपने पैसे लाए और उसे यहां किस चीज़ में खर्च किए। आपका काम न्यूज़ देना है। पैसे अगर न्यूज़ के अलावा कहीं और खर्च किए होंगे ये लोग, तो अभी तो छापेमारी हुई है,
घसीट के तिहाड़ जेल के अंदर डाला जाएगा इनको। जी, तो एक तरफ बीबीसी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, तो वहीं इस एक्शन से कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है। इस एक्शन को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर देखा जा रहा है। बीबीसी पर आईटी के सर्वे की खबर के बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले उन्होंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाया और अब आयकर विभाग ने बीबीसी पर छापा मारा है। यह अघोषित तौर पर आपातकाल है। एडिटर्स गिल्ड ने कहा डराने की कोशिश है, तो वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि भारत तेजी से अपनी लोकतांत्रिक छवि खो रहा है। टीएमसी की तरफ से भी इस छापेमारी की कार्रवाई को गलत करार दिया गया। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस शायद भूल रही है कि 1970 में इंदिरा गांधी ने एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी पर बैन लगा दिया था। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, लेकिन बौखलाहट क्यों हो रही है? देखिए, सारे चोर इकट्ठा हो गए। ये संजय राउत को बोलने का क्या अधिकार है? पहले आप ये पात्रा चौल के केस से आप बाहर निकलो, तब तो आप ये ज्ञान दो कि देश में डेमोक्रेसी को बचाना है। ये तृणमूल कांग्रेस महुआ मोइत्रा ये बवाल कर रही है। पहले अपना बंगाल में जाकर के देखिए आपके नेता क्या कर रहे हैं कि भाई बहुत सरकार जो है दमनकारी नीति, नोटों का पहाड़ मिल रहा है टीएमसी के नेताओं के घर। कांग्रेस पार्टी कुछ कहना ही नहीं है, ये तो चोरों के सरदार है। कितने घोटाले हुए यूपीए सरकार के दौरान, तो सारे इकट्ठे हो जाओ, चोर चोर मोसेरे भाई। और ये एडिटर्स गिल्ड, ये एडिटर्स गिल्ड नहीं है, ये एडिटर्स गिल्ट है। मतलब ये वहां खड़ा हो जाता है जहां इनको खड़ा नहीं होना चाहिए। भाई किसी आर्टिकल को लेकर के कार्रवाई हो रही है या किसी चीज के लिए रोका जा रहा है। अब इसमें मोदी सरकार की क्या गलती है कि जो आपने कॉरपोरेट ऑफिस जो बना रखा है, जो फाइनेंशियल्स जहां पे आप डील करते हो सारे कागजात, उसी ऑफिस में आपने खोल रखा है जहां से आप अपने एडिटोरियल काम करते हो। एडिटोरियल को लेकर के छापेमारी हो रही है। आप टैक्स चोरी करोगे और आप एडिटर्स गिल्ड होकर के आप उसके समर्थन में खड़े हो जाओगे। पता तो ये करना चाहिए कि बीबीसी को जो पैसा आ रहा है उसमें से कौन कौन इनके पेरोल पे है। यूजलेस संस्था है ये, किसी काम का नहीं है ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने में और उल्टी पुल्टी चीजों को आगे बढ़ावा देने में, अफवाह बढ़ाने में, अफवाहबाजों के साथ खड़ा होता ही एडिटर्स गिल्ड। रही बात राजनीति की, तो राजनीति तो ये लोग करेंगे, वो इसलिए कि इनको लगा था कि भाई गुजरात के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री आई है उससे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कुछ नहीं होने वाला है। आपने एक एनजीओ के तहत अपनी कंपनी को रजिस्टर करा रखा है, आपने पैसे बाहर से मंगवाए हैं, उसका हिसाब दीजिए। हिसाब में गड़बड़ी नहीं है बच जाएंगे, और अगर हिसाब में गड़बड़ी है तो तिहाड़ जेल जाएंगे। और उसके बाद फिर ये टीएमसी और फिर ये शिवसेना, ये कांग्रेस और तमाम तरह के ये सारे लोग ये दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। जी, तो विपक्ष अडानी अडानी चिल्ला रहा है। इस बीच अमित शाह ने अडानी मुद्दे पर विपक्षियों को करारा जवाब दे दिया है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने इस मामले पर दो टूक कह दिया कि इस मामले पर बीजेपी ना तो कुछ छिपा रही है और ना ही डर रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि चूंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट देख रहा है तो इस पर ज्यादा कुछ बोलना सही नहीं होगा। साथ ही विपक्षियों को करारा जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष केवल शोर मचाना जानता है, अगर उनके पास गड़बड़ी के सबूत है तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए। अडानी को लेकर इतना विवाद हो रहा है, इस बीच अमित शाह का कितना बड़ा बयान। देखिए 4 दिन में क्या क्या बदलाव हो गया। जब अडानी विवाद शुरू हुआ, बीजेपी वाले किसी चैनल पे आते नहीं रहे। बीजेपी पे डिबेट करना, बीजेपी वाले भाग जा रहे थे। क्यों? उनको भी पता नहीं भाई क्या निकलेगा नहीं निकलेगा। लेकिन अब अमित शाह सामने आए हैं, इसका मतलब क्या है मालूम? सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो चुका। फिर मेरी जानकारी जो मिल रही है ये कि हिट जॉब है, 6 महीने से साजिश हो रही थी अडानी को गिराने की। आज अडानी के शेयर इतना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किए कि सेंसेक्स जो है 600 पॉइंट ऊपर चला गया। मतलब ये जो नुकसान इस हिट जॉब की वजह से हुआ, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से, वो भरपाई पूरी हो रही है। अब बहुत कुछ रिकवरी हो गया, बहुत कुछ रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये जो विपक्ष को अब चैलेंज अमित शाह ने दी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेबी की जांच में इतना सब कुछ आ चुका है कि अगर विपक्ष इसके ऊपर अब मुंह खोलेगी, इसको
आगे लेकर के जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट या सांसद या कहीं और ये जवाब देने लायक नहीं बचेंगे। जैसा कि कैपिटल टीवी ने बताया था आपको कि 4 बड़े बड़े नाम इसमें सामने आए हैं जो पिछले कई सप्ताह से अडानी के शेयर्स में वो पोजीशन ले रहे थे। बैंक ऑफ अमेरिका, सोसाइटी जनरल, हिंदुस्तान के 3-4 बड़े नाम, मुंबई और सूरत से ऑपरेट करने वाले, ये सब सेबी ने ये जानकारी सरकार को दे दी है। और अब फ्रंटल अटैक होगा अडानी के मसले पे बीजेपी की तरफ। और ये जो इंटरव्यू है उस इंटरव्यू का पर्पस यही था कि जो तमाम ये बवाल मचाया जा रहा है उनको एक चेतावनी देने के लिए कि अब मैदान में आइए, आपके पास तो कोई दस्तावेज है नहीं लेकिन हमारे पास वो सब कुछ है जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि विपक्ष विदेशी एजेंटों के साथ मिलकर के, शेयर ब्रोकर्स के साथ मिलकर के हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की ये लोग साजिश रच रहे थे। जी, अगली खबर में बात पुलवामा अटैक की बरसी की, जिस पर एक बार फिर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से सवालिया निशान करते हुए एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि पुलवामा में इंटेलिजेंस फेलियर के चलते 40 जवान शहीद हुए थे। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से हमले से जुड़े कुछ सवाल पूछे गए। कांग्रेस ने पूछा, आतंकियों के पास 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? हमारे देश की जमीन पर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक कैसे पहुंचा? आखिर जांच कहां तक पहुंची? राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बार बार ये सेना का अपमान क्यों करते हैं? देखिए, इन लोगों को कैपिटल टीवी देखना चाहिए, जानकारी मिल जाएगी पुख्ता। एक तो कि कहां से कौन अक्लमंद खड़ा हो गया कांग्रेस पार्टी के अंदर 300 किलो आरडीएक्स, टोटल विस्फोटक 200 किलोग्राम थे, 200 किलो। और उसमें सिर्फ आरडीएक्स ही नहीं, आरडीएक्स के अलावा अमोनियम नाइट्रेट भी था। अब जो जानकारी है, जो सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ कैसे था, ये कांग्रेस और पाकिस्तानी दोनों ही सवाल एक साथ कर रहे थे कि एक फॉल्स फ्लैग है, हिंदुस्तान के लोगों ने अपने ही कर दिया। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि क्या जानकारी अब तक आई है। अगर ये लोग पढ़ते लिखते होते, कैपिटल टीवी देख रहे होते, तो इस तरह की बेवकूफ़ी वाली सवाल नहीं करते। जो शख्स उस गाड़ी को लेकर के रैम किया, जिसने जो खुदकुश हमलावर था, जो सुसाइड टेररिस्ट था, वो उसका नाम आदिल अहमद दर, वो मारा गया। उसकी पूरे डीएनए की तहकीकात की गई, उसका पूरा पता चलाया गया। अभी तक तो इन लोगों को मालूम भी नहीं था। जब एनआईए ने इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उनको पता नहीं था कि गाड़ी कौन सी है, क्योंकि सब कुछ परकच्चे उड़ गए। लेकिन एक जगह मालूम चला, किसी मैकेनिक ने बताया कि ये मारुति हो सकती है। तो गुड़गांव आकर के एनआईए ने पता किया तो ये मालूम चला कि ये एक मारुति इको गाड़ी है। अब अचानक से ये सारी चीजें हुई, न सीसीटीवी फुटेज है, न कुछ है, तो ये बिल्कुल डेड एंड पे चला गया। बस इतना ही हुआ कि आदिल अहमद दर का जो है वो डीएनए सैंपल लेकर के सब कुछ मालूम चल गया कि भाई ये जो आदमी मरा साथ में वो आदिल नाम का शख्स है। लेकिन उसके घटना के कुछ महीने बाद जेके पुलिस एक इनकाउंटर करती है जिसमें उमर फारूक, उसको इनकाउंटर किया जाता है, लेकिन उसका फ़ोन डैमेज हो जाता है। लेकिन दिल्ली जेन के पुलिस के पास उसका फ़ोन आ जाता है और उस फ़ोन से सारी कलई खुलती है, क्योंकि ये पाकिस्तानी उमर फारूक, ये दरअसल ये मौलाना मसूद अजहर, उसके भाई इब्राहिम अतहर का बेटा है। पाकिस्तानी मारा गया, पकड़ा गया, उसके फ़ोन मिले। अब उस फ़ोन से जो खुलासा हुआ उससे दूध का दूध पानी का पानी हो गया, क्योंकि उसमें वो लगातार जो एक्शन वो कर रहा था उसका ऑडियो वीडियो बना करके पाकिस्तान में अपने आकाओं को भेज रहा था, जैसे मोहम्मद के लोगों को भेज रहा था। और उसमें उसने ये सारी जानकारी दी कि किस तरीके से हमने इसको अंजाम दिया। मतलब ये सारी चीज़ें हुई और इसके जो डाटा निकले कई जीबीज में, जिससे ये पूरा पता चला कि ये सारे लोग किस जगह से सुरंग के रास्ते पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे, ये जानकारी मिल गई। अब इसमें एक और बड़ा खुलासा हुआ कि जिसमें वो मैसेज कर रहा है, मैसेज भेज रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के 2 बैंक अकाउंट्स
ऑडियो वीडियो से ये कह रहा है उसमें कि वहां पे आप जो है हमें बाकायदा पैसा वहां जमा करें, और पैसा वहां जमा होता है और यहां काम शुरू होता है। और मैं आपको बता दूं, उस फोन के अंदर तस्वीरें भी थी, ऑडियो भी था, वीडियो भी था। अभी जब मैं इसे करने आया हूं तो रिपब्लिक टीवी पे मैं देख रहा था कि कुछ तस्वीरें इस उमर फारूक की, उस फोन की तस्वीरें वो वहां पे एक्सक्लूसिव करके चला रहे। हम लोगों ने ये स्टोरी 2 साल पहले की थी कि किस तरीके से इस पूरे खेल का खुलासा हुआ। अब इसमें एक और चीज है कि जो 200 केजी आरडीएक्स जिसके बारे में पूछताछ की जा रही, भाई कहां से आया, तो हो ये रहा है कि ये जो फोन से जो डाटा मिला उससे ये मालूम चल रहा है कि ये जो एक्सपेंडिचर, जो पैसे वहां से भेज जा रहे हैं, कहां कहां खर्च हो रहा है। तो अमोनियम नाइट्रेट जो गाड़ी में था और बाकी चीजें जो वो खरीद रहा है उसका हिसाब तो वो दे रहा है कि इतना पैसा इसमें खर्च हुआ, इतना पैसा, लेकिन आरडीएक्स का कोई भी कहीं पे कोई मेंशन नहीं किया गया। अब उसके जो ऑडियो वीडियो जो शुरू के हैं उससे ये मालूम चला कि ये जो पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं वही 4-4 किलो 5-5 केजी आरडीएक्स करके थोक में लेकर के आया। मतलब ये कि आरडीएक्स की खरीदारी हिंदुस्तान में नहीं हुई, हिंदुस्तान से लाया गया पाकिस्तान के जरिए। हिंदुस्तान में आरडीएक्स मिलता नहीं है, ये कांग्रेसियों को मालूम नहीं, मिलता ही नहीं है। और इसलिए ये पूरा का पूरा ये जो पूरा जो हमला हुआ उसकी पूरी गुत्थी सुलझी हुई है। और ये भी मालूम चला कि किस तरीके से इनका प्लान 1 फरवरी का था। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में वो ये घटना को अंजाम देना चाह रहे थे, लेकिन हेवी स्नोफॉल हो गया, रास्ता बंद हो गया। और उस साल 14 तारीख को ही पहली बार इस रास्ते को खोला गया जब इन्होंने ये हमला किया। तो अब क्या बचा हुआ है? इसके बाद भी आप मुस्लिम वोट के चक्कर में, पाकिस्तान को खुश करने के चक्कर में आप इस तरह के सवाल पूछोगे तो जनता तो आपको कहेगी कि सिर्फ एक पप्पू नहीं है, हर डाल पे उल्लू बैठा हुआ है कांग्रेस पार्टी के। जी, आज की आखिरी खबर में बात पाकिस्तान में आसमान छूते महंगाई की। पाकिस्तान में तो महंगाई का कहर इस कदर बरप रहा है कि पहले रसोई से आटा गायब हुआ, फिर बिस्किट नमकीन गायब हुए और अब चाय दूध चिकन तक लेना मुश्किल होता जा रहा है। हर रोज महंगाई एक नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। पाकिस्तान की बंदरगाहों में सामान पहुंच चुका है, मगर सरकार के पास पैसे नहीं है कि उसको वो छुड़ा सके। यहाँ पर दूध के दाम 210 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। कई जगहों पर इससे भी ज्यादा दाम के दूध मिल रहे हैं, तो वहीं चाय की पत्ती 2500 रुपए किलो बिक रही है। पाकिस्तान को ऐसी स्थिति कब तक देखनी पड़ेगी? बस कुछ दिन और, 20 तारीख के बाद पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, डिफॉल्टर कहलाएगा और उसके बाद वहां पे खेल शुरू हो जाएगा। ये मुल्क अपने धर्मांधता के चक्कर में, ये बड़े शौक से कहते थे कि हम तो इस्लाम के नाम पे कलमा पढ़ के पहला मुल्क अगर दुनिया में कोई बना है तो वो पाकिस्तान है। तो कलमा पढ़ के इस पाकिस्तान का अंत भी किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे इलाकों में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। लोग दाने दाने को तैयार हैं, भूख से लोग मर रहे हैं। और आईएमएफ की टीम आई और चली गई, कहा ये फ्रॉड लोगों को अब पैसे नहीं देना है। अब बहुत विनती की जा रही है, फिर से आईएमएफ से लास्ट बातचीत होगी। आईएमएफ साफ साफ कह रहा है कि हमारी ये शर्तें हैं, उन शर्तों को मानो और बाकायदा जो डिसीजन मेकिंग का जो पूरी जिम्मेदारी है वो आईएमएफ अपने हाथ में लेगी। टैक्स को बढ़ाएगी, पेट्रोल का दाम बढ़ाएगी, बिजली फ्री पानी, ये जो धंधा केजरीवाल वाला चल रहा था वहाँ, उन्हीं सब वजह से तो बर्बाद हुआ है सब कुछ। वो कह रहे हैं भाई आर्मी का पैसा कट करो, तो कहाँ से क्या करेंगे ये लोग? पेंशन देने के लिए भी पैसे नहीं है। तो पाकिस्तान अपने लास्ट फेज में है। पाकिस्तान मुल्क अब ज़्यादा दिन तक एक मुल्क बनकर नहीं रह सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।